सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं संचित मेहरा आपको क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सम कराने लगा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल पाए कि भी क्या हमारी अप्रोच होगी जब भी हम ये प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बोर्ड एग्जाम को सामने रखते हुए उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए यहाँ पर ना जो अपने सिलेबस का पार्ट है, जैसे 4 टॉपिक है अपने सिलेबस में प्रोबेबिलिटी के, जैसे बायस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उन चारों के ऊपर मैं सम्स लेकर आया हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। इसी टाइप से मैं 3 से 4 वीडियोस और लेके आऊंगा जहां पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व कर पाए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, आपको बस ये सीखना है कि भी किस टाइप से हमारी क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इन वीडियोस को। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए 12 कार्ड नंबर्स 1 to 12 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थॉरोली एंड देन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर क्या है, ये किस कैटेगरी का सम है ये आपको पता चलना चाहिए सबसे पहले तो, कि भाई ये कौन सी कैटेगरी है। देखो बड़े सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो 22 का सम आता है ना वो बहुत ही लंबी स्टेटमेंट होती है, वो हमें पता चल जाता है कि भाई वो 22 का सम है। ठीक है, ये वाला सम अगर आप पढ़ोगे तो एक बार आपको पढ़ने पे एक चीज पता चल रहा होगा। एक बार आप पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, जैसे ना इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ मोर देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें एक चीज गिवन है, ये है कंडीशन। ठीक है ना, ये चीज है कंडीशन। और हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जैसे कि वहां पर मैं इसकी स्लाइड बड़ी कर देता हूँ। हाँ जी, अभी ठीक। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला रहेगा अपने पास ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ। और ये क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर जिनको नहीं पता, ये वाली जो चीज होती है, ये डिनोमिनेटर में जो चीज आती है ये हमारी आती है कंडीशन वाली चीज। जो भी हमें कंडीशन गिवन होगी ना वो हमेशा यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि भी हमें सबसे पहले तो यार ये ढूंढना पड़ेगा कि भी हमें कंडीशन जो गिवन है वो कौन सी है। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ एक इवेंट ई और एफ एक इवेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि भी लेट कर लेते हैं कि भी ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये जो लिखा था नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग पर ऑन कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। ठीक है, अगर ये आ गया तो अब 1 से लेकर 12 तक क्या आपके पास पत्ते हैं, उनमें ये क्या आ जाएगा, फिर ई का जो सैंपल स्पेस बनेगा, ई का सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखिए ई का, अब सैंपल स्पेस की अगर बात करूं, ई का सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, नंबर है मोर देन 3, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरीके से। और ये आ गया यहाँ पर चलिए ये आ गया। अब मैं एफ एक इवेंट लिख लेता हूँ। एफ इवेंट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो एफ में इवेंट उसको लिखता हूँ कि भाई एफ बी द इवेंट ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है जी, एफ कौन सा इवेंट आ गया, अब इवन नंबर का हमारा इवेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एफ का सैंपल स्पेस बनाऊं तो वो एफ का सैंपल स्पेस क्या आएगा, 2 4 6 8 10 और 12, कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, अब फॉर्मूला किस, अच्छा पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग लगेगा। अब मैंने यहाँ पे ई बाय एफ लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, वो चीज याद रखनी है, ये जरूरी नहीं है कि भाई ई बाय एफ ही लिखना है, एफ बाय ई। जो कंडीशन होगी वही हमारी नीचे आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब कंडीशन कौन सी थी, मैंने कौन सी कंडीशन मानी है, ई वाली। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, इसके अकॉर्डिंग लगेगा जी फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, मेरे को तो पहले एफ इंटरसेक्शन ई का ना सैंपल स्पेस ढूंढना पड़ेगा कि भी एफ इंटरसेक्शन ई में सैंपल स्पेस क्या आएगा। जैसे एफ इंटरसेक्शन ई की अगर मैं बात करूं, दोनों में कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे एक आ रहा है 4, देखिए यहाँ पर भी है ना 4 और यहाँ पर भी है 4, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है और एक 12 है, यही नंबर है वहां पर भी। तो यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन ई क्या आ गया, 4 6
8, 10 और 12 ये आ गया यहाँ पर। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये क्या आ जाएगी फिर? कितने नंबर है ये? 5। और टोटल पत्ते कितने थे या टोटल कार्ड कितने थे? वो थे 12। तो इस तरीके से ये आ गया 5/12। अब एक तो ये आ गया, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 5/12। और नीचे क्या आएगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? यहाँ पर ये वाला ई की अगर बात करूँ, ई में कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 9 और टोटल पत्ते कितने थे? 12। तो यहाँ से आ जाएगा 9/12। ये कट गया यहाँ पर, ये कट गया यहाँ पर, ये आ गया इस तरीके से 5/9। इट विल बी योर आंसर। समझ लगा आपको सम किस तरीके से करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ लगा? ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा सम। नेक्स्ट सम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है ये। जैसे कि गिवन दैट, अब जब भी यार गिवन आ जाए ना, यही आप समझ लिया करो कि यही चीज़ आपकी ना ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये समझ लिया करो। ठीक है जी, कंडीशन यही चीज़ रहती है। यहाँ पर गिवन लिखा गया ना, गिवन दैट द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो ये चीज़ अपना कंडीशनल है, कंडीशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई, इसी के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ई क्या आ गया? ई आ गया टू नंबर appearing on throwing two dice are different। ठीक है जी, अब टू डाइस अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? जो सैंपल स्पेस बनेगा इसका ई के लिए, जो सैंपल स्पेस आएगा कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट होगा। 1,2, ठीक है ना, 2,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ये इस तरीके से आएंगे और बहुत सारे आएंगे। ये कितने आएंगे देखो, टोटल कितने आते हैं? 36 आते हैं। अब यहाँ पर कौन से नहीं लेने? वो वाले नहीं लेने जो सेम है। दैट मीन्स हमने कौन से नहीं लेने? डबलेट वाले। ठीक है ना, डबलेट वाले नहीं लेने। तो इस तरीके से अगर मैं ई की बात करूँ, ई में कितने नंबर आ जाएंगे? टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल इस तरीके से यहाँ पर एक तो आ जाएगा ये 6,5 आ जाएगा। टोटल यहाँ पर ना 30 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल ये 30 आ जाएंगे। ये समझ के किस तरीके से? और ये कौन से हैं? ये वो वाले हैं जो सेम नहीं है। ठीक है ना, मैंने 36 में से डबलेट वाले जितने भी थे वो सारे इग्नोर कर दिए। अब नेक्स्ट चीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ये बोला गया कि भाई सम जो है वो 4 होना चाहिए। तो एफ लिख लेते हैं, अभी एफ इवेंट लिख लेते हैं। एफ बी द इवेंट ऑफ, एफ कौन सा इवेंट है? एफ बी द इवेंट ऑफ द सम ऑन द नंबर, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, ये सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। अब यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा एफ के लिए वो क्या आएगा? कौन से नंबर देते हैं? सम 4। जैसे ये आ जाएगा 2,2, एक तो 2,2 देता है। ठीक है, एक 1,3 देता है और एक 3,1 देता है। ठीक है ना, यही वाले नंबर है जो सैंपल इसके सैंपल स्पेस में आएंगे। अब नेक्स्ट चीज, कंडीशन क्या थी? ई वाली। फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, मेरे को एफ इंटरसेक्शन ई ढूंढना है। एफ इंटरसेक्शन ई क्या आएगा? देखिए एफ में कौन से आ रहे हैं? 2,2, 1,3, 3,1 और ई में कौन सा आ रहा है? एक चीज है, एफ वाले में अगर बात करूं, एफ वाले में ना एक डबलेट आ रहा है और मैं ये जानता हूं कि ई वाले में ना कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं पर भी डबलेट नहीं आने वाला। तो एफ इंटरसेक्शन ई में रह कौन से गए? 1,3 और 3,1। दैट मीन्स यहाँ पर जो सैंपल स्पेस आएगा ये आएगा आपके पास 1,3 का और एक आएगा 3,1 का। ठीक है, ये चीज। तो प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 2/36 आ गई। यानी कि ये इसको अभी 2/36 ही रहने दें। ठीक है, मैं बाद में आपको कटिंग करके बता दूंगा कि भाई क्या क्यों नहीं मैंने यहाँ पर कटिंग की। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस फॉर्मूला में रख देते हैं, ये वैल्यूज रख देते हैं 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी? देखिए ई वाले में कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई? 30/36। तो यहाँ पर रख देते हैं 30/36। 36 और 36 यहाँ पर कैंसिल, ये आ गया 2/30 और ये आ गया फिर इस हिसाब से 1/15। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए क्या था ये सम? ठीक है, तो बड़ा सिंपल से सम है ये, कुछ इस तरीके के। नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सम क्या है देखिए, two groups are competing for the position of board director of a corporation. The probability that the first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. अब देखिए ये कंडीशन का नहीं है, ठीक है, ये कौन सा है ये देखना पड़ेगा अब. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group wins, find the probability that the new product was introduced by second group. अब ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा है, बायस का, बिल्कुल बायस का है, साफ साफ हमें भी दिख रहा है ना. देखिए स्टेटमेंट बहुत बड़ी आती है बायस वाले सामने, ठीक है. तो बायस के लिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि बायस का फॉर्मूला क्या रहता है. जैसे कि बायस का अगर आप सम सॉल्व कर रहे हैं तो बायस वाले सम में ना मैं जनरल लिख देता हूँ. जनरल फॉर्मूला बायस के लिए वो आता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई into probability of A by EI upon summation of probability EI into probability of A by EI. कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला रहता है आपका इसके लिए ना, कंडीशन इसका बायस का. अब चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है. देखिए दो ग्रुप्स हैं, आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन. द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ग्रुप के लिए ना E1 लिख लेता हूँ कि भाई ये फर्स्ट ग्रुप की है विन होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, विन होने की प्रोबेबिलिटी है ये 0.6. तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इसी तरीके से E2 की अगर बात करूँ ना, E2 की क्या आएगी, E2 आ जाएगा आपके पास 0.4, उसके विन होने की प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप के. नेक्स्ट चीज में क्या बोला गया, अब इफ द सेकंड ग्रुप विंस, अच्छा एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट. अच्छा अब एक चीज बोलेगी न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर एक लाइन पड़ी है न्यू प्रोडक्ट. कह रहा है अगर पहले वाला ग्रुप जीतता है तो वो न्यू प्रोडक्ट लेकर आएगा 0.7 प्रोबेबिलिटी के साथ. यहाँ पर पढ़े अगर ये चीज ठीक है, और अगर दूसरा ग्रुप जीतता है वो लेकर आएगा 0.3 के साथ. तो यहाँ पर एक और जो चीज आएगी ना, एक आता है ए, ठीक है, ए, ये इवेंट कौन सा है, यही वाला इवेंट है न्यू प्रोडक्ट लेकर आने वाला, ठीक है जी. तो ए क्या आ गया, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, लेट कर लेते हैं, लेट लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ क्या करें, इसको लिख लेते हैं ए ऑफ न्यू प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट. लेट ए बी द इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया. अब ए बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ठीक है, ये क्या आएगी, ये क्या आ जाएगी 0.7, क्योंकि ये गिवन है ना. देखिए पढ़िए ये वाली चीज जहाँ यहाँ पर ये गिवन है. और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 की अगर बात करूं वो क्या आ जाएगी 0.3, 0.3 आ गई. अब ना हमें लास्ट लाइन में बोला गया कि भी आपने निकालनी कि कहाँ से है, जो सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है ना सेकंड ग्रुप ने करना है, वो वाली उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए निकालना है हमें ये चीज. तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2. ये रहा हमारा फॉर्मूला. अब बस हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 क्या है 0.3. यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3. तो यहाँ पर अगर आप देखिए ना डेसिमल सेम है, देखिए डेसिमल सेम है सभी जगह पे, तो आप डायरेक्ट ना इनको डेसिमल को काट भी सकते हो यहाँ पर. तो ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 और यहाँ आ जाएगा 42 प्लस ये आ जाएगा 12, ठीक है. तो ये आ गया 12 अपॉन 42 प्लस 12, 42 प्लस 12 ये आता है 54. यहाँ पर आप कटिंग करोगे 6 के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 9 विल बी योर आंसर, ठीक है. किस तरीके से आया ये फॉर्मूला समझ जाओ. बायस का बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 4 नंबर का सम एक बायस का बोर्ड में आना ही आना, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. ये फॉर्मूला समझ जाओ क्या है ये फॉर्मूला, ये वाला, ये समीशन लिखा था मैंने, ठीक है. समीशन यहाँ पर क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ना सारी प्रोबेबिलिटीज का सम लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये लिखा ना इस फॉर्म में इसका सम करो इनटू ये वाली चीज का सम है ये, ठीक है. तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना. एक और चीज आपको बता दूं, हमेशा ये याद रखना जब भी बायस का सम आए E1 और E2 का जो सम रहना चाहिए, या E3 जितने भी इवेंट्स है ना उनका सम हमेशा 1 रहना चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसका बोला मैंने बोला है जितने भी आपके पास E1 वाले हैं, E2 हो
E3 हो, E4 हो, जितने मर्जी ये जितने भी है ना, ये जितने भी इनका जो सम रहेगा समीशन ऑफ EI, ये हमेशा आपका 1 रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका सम 1 चले ना चले कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों 0.7 0.3 बाय चांस इस केस में सम इनका 1 आ रहा है, बट इनका सम जरूरी नहीं है 1 आना चाहिए, लेकिन E1 और E2 जितने भी इवेंट्स रहेंगे उनका सम हमेशा आपने 1 लेना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मतलब बहुत ही ना अच्छा सम है ये बहुत अच्छा सम है। कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3। अब 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है तो हम बना लेते हैं, जैसे एक बॉक्स ये बना लेते हैं, एक बॉक्स ये बना लेते हैं और एक बॉक्स ये बना लेते हैं, कुछ इस तरीके। कह रहा है इन बॉक्स 1 बोथ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, इसमें 2 कॉइन्स पड़े हैं और दोनों के दोनों ना गोल्ड है, ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है। अगला पढ़िए, इन बॉक्स 2 एक गोल्ड है एक सिल्वर है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। अगले वाले में क्या है, अब अगले वाले में क्या है, एक मिनट, इन बॉक्स 2 बोथ, नहीं अच्छा बोथ आर सिल्वर, ठीक है बोथ आर सिल्वर है जी, बोथ आर सिल्वर। और अगले वाले में क्या है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, ये आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन में अच्छा एक और चीज, अब ये है आपके E1 E2 E3, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, ये E1 रहेगा, ये E2 वाला है और ये E3 है। अब देखिए यार, सबसे पहली बात ना, इन बैग को चूज करने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, अब जैसे मैं गया, मेरे सामने 3 बैग्स थे, मैं सामने जाकर मेरे को अपना ऑप्शन मिल गया कि भी मैं इन तीनों में से कौन सा चूज करूंगा, E1 चूज करूंगा, E2 चूज करूंगा, E3 चूज करूंगा। तो मेरी सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 को सिलेक्ट करने की, E2 और E3 की, यानी कि बैग 1 को, बैग 2 को और बैग 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये देखिए। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी, फिर कितने आएगी, टोटल बैग कितने हैं 3, मेरे को कितने चूज करने हैं, सिर्फ एक ही, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी 1/3। ऐसे ही सेम इसकी भी तो सेम ही रहेगी, इसकी भी तो 1/3 ही आएगी और E3 वाले की भी तो सेम आएगी। बताइए समझ लगी बात। और तीनों का अगर सम है, तीनों का सम भी तो 1 आ रहा है, देखो इसका सम भी अगर 1/3 है, इसकी 1/3 है और इसका भी 1/3 है, ऐड करने पे क्या आ रहा है 1। तो मैंने यही बोला था कि भी जितने भी E1 E2 E3 जितने भी आपके इवेंट बनते हैं उनका सम प्रोबेबिलिटीज का हमेशा आपके पास 1 रहना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली है, अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट अ रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। अब पर्सन ने चूज किया कॉइन और कॉइन निकाला, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ओके। अब यहाँ पर ए जो इवेंट आएगा, इवेंट क्या आएगा, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन, ठीक है, गोल्ड कॉइन, ठीक है, गोल्ड कॉइन, यहाँ गोल्ड कॉइन, ए बी द इवेंट क्या आ गया, गेटिंग गोल्ड कॉइन। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर भी हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। अब ये बोला क्या गया, कौन से बैग में से निकाला जाएगा, खुद सोचिए जरा। बिल्कुल 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 पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले में ही है ना, पहले वाले में ही है आपके पास दोनों गोल्ड, तो यही आएगा। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये चीज निकालनी है। तो ये क्या आ गई, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन तीनों का सम। अब इस पर ही तीन केसेस है ना, तो तीनों का सम लिखेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट चीज, अब अभी तक हमने E1 E2 E3 इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना, A/E1 A/E2 A/E3 ये निकालना अपना पेंडिंग है। तो यहाँ पर अब मेरे को आप लोग बताना स्टार्ट करोगे भाई इनकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये क्या आएगा, देखिए बैग फर्स्ट में से गोल्ड कॉइन कितने निकल सकते हैं, बैग फर्स्ट में से गोल्ड कॉइन कितने निकल सकते हैं, देखो टोटल कॉइन्स कितने हैं 2 और टोटल गोल्ड कॉइन कितने हैं वो भी 2, तो यहाँ से 2/2 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। एग्री कर रहे हो आप इस बात से, ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अगर मैं इसकी बात करूँ, दूसरे बैग में से गोल्ड कॉइन वो कितने आएंगे। अब यार आप खुद कहोगे कि भाई वहां पर तो है 0 गोल्ड कॉइन और टोटल कॉइन कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, तीसरे बैग में से गोल्ड कॉइन कितने निकलेंगे, वैसे गोल्ड कॉइन कितने हैं वहां पर 1, टोटल कॉइन्स कितने हैं 2, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आंसर यहाँ पर करते हैं, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है बस हमने। जैसे कि ये आ गया 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1 क्या है 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ये आ गया 0 प्लस 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये है 1/2,
ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ना एक सिंपल आप काम कर सकते हो, जब भी आपके पास एक चीज सभी में आए ना तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1/3 है, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये सारे कैंसिल हो जाए। अब आपके पास रह क्या गया, यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर रह गया 1 प्लस 1/2। वो तो 0 है समीशन में, इसलिए वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास 1/1 प्लस 1/2 आ गया 3/2 और ये गया यहाँ पर, तो इस तरीके से आंसर आ गया 2/3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ लगा किस तरीके से करना है। अच्छा सम है, बड़ा अच्छा सम है ये। नेक्स्ट करते हैं। फातिमा एंड जॉन, ये भी बड़ा अच्छा है और ये है अब नई कैटेगरी का, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये वाला सम है। ठीक है जी। फातिमा एंड जॉन अपेयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज ऑन द सेम पोस्ट। ओके, दो बंदे हैं वो दो बंदे एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा सिलेक्शन इज 1/7। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एफ के साथ लिख लेते हैं। जैसे मार्कर, चलो मार्कर क्या करना चेंज, यहाँ पर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा ये कितनी आ गई 1/7। ये उसके सिलेक्शन की है, मैं यहाँ पे चलो लिख लेते हैं यार, एफ बी द इवेंट, एफ बी द इवेंट, एफ बी द इवेंट ऑफ फातिमा सिलेक्शन। ठीक है, एफ बी द इवेंट ऑफ फातिमा सिलेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये आ गई 1/7। अब ये आ गई 1/7। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, और दूसरा बंदा कौन सा है, जॉन, और जॉन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर जे लिख लेते हैं इसके लिए, जे बी द इवेंट ऑफ जॉन सिलेक्शन। देखिए ये इवेंट वगैरह ना ये आपको पेपर में शो करके आना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, लिखने वाला एग्जाम है, वहां पर सब्जेक्टिव है इस बार, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन आ गई आपके पास कितनी है 1/5। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ना यहाँ पर, मैं जब तक बोर्ड एग्जाम आपका है, जब भी है 7 जून को आप है, मैंने यहाँ पर हर रोज नासिक या ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस इसी तरीके से हम करेंगे इनकी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, आपकी बोर्ड की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब पूछा गया कि बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। मल्टीप्लिकेशन देखिए किस तरीके से लगती है, ये चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेशन लगती कब है, मल्टीप्लिकेशन तब लगती है जब दोनों इवेंट जो हो ना वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, दोनों इवेंट जो हो वो आपस में इंडिपेंडेंट हो। अब आप पूछेंगे इंडिपेंडेंट हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे चूज होने से दूसरे वाले बंदे को कोई इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके से बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। यानी कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, फातिमा अगर सिलेक्ट हो रही है तो फातिमा ने तो अपना सिलेक्शन लेना है और जॉन ने अपना सिलेक्शन लेना है, दोनों ने अपना अपना सिलेक्शन लेना है ना। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ पर क्या लगती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों फातिमा भी सिलेक्ट हो गई, जॉन भी हो गया। यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, तो ये क्या आ जाएगा 1/7, क्योंकि फातिमा की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कितनी है 1/5। तो ये आंसर आ गया आपका 1/35। दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट का ये रहा आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी अच्छा है। नेक्स्ट वाले में समझिए क्या है, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पर ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या होगा, या तो फातिमा सिलेक्ट हुई है जॉन नहीं सिलेक्ट हुआ, प्लस या तो फातिमा सिलेक्ट हुई है या तो जॉन सिलेक्ट नहीं हुआ, या तो जॉन सिलेक्ट हुआ फातिमा नहीं हुई। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन सिलेक्टेड, तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला है, या तो फातिमा सिलेक्ट हुई है जॉन नहीं सिलेक्ट हुआ, अगर जॉन नहीं सिलेक्ट हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट आएगा। बताइए समझ लग गया बात, जे के ऊपर बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज, प्लस और, चलो और लिख देते हैं यहाँ पे, अभी के लिए और लिख देता हूँ। और या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन सिलेक्ट हो गया फातिमा सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, अब आपको पता ना और का मतलब प्रोबेबिलिटी वाले में केस में क्या रहता है, प्लस रहता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जे कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये निकालनी है अभी, तो ये वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फातिमा के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, तो उसके ना सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/7। ये पता ना किस तरीके से आता है, यहाँ से आता है 1 - 1/7 करके। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 6/7 मिल जाएगा। और ऐसे ही बात करूँ अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के नहीं सिलेक्शन होने की, तो वो आ जाएगी
4/5, क्योंकि उसकी सिलेक्शन की कितनी थी 1/5 थी, तो यहाँ पर नहीं सिलेक्शन होने की 4/5 आ जाए। अब बस हमने यहाँ पर रखना है, ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट है। देखिए एफ और जे बार ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी। तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीज़ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार ये। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितनी है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कॉम्प्लीमेंट वो लिखी हमने 4/5, तो ये आ गया 4/5 प्लस ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन क्या थी, ये थी अपने पास 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फतिमा नहीं सिलेक्शन होने की 6/7। तो इसको अगर आप ऐड अप करते हो डिनोमिनेटर सेम है 35 न्यूमिनेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 6/35 विच इज इक्वल टू 10/35 और यहाँ पर आप कटिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/7। हाँ 2/7 आ जाएगा, 5 के ऊपर कट गया, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा है, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बोला गया नन इज सिलेक्टेड, दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, तो बहुत सिंपल है, नन इज सिलेक्ट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ना तो फतिमा हुई है ना ही जॉन हुआ है, तो ये आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना फतिमा हुई है ना जॉन, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और जे बार का ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे बार, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, ये कितना था, ये था आपके पास 6/7 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन बार जे बार, जॉन के ऊपर बार है तो वो आएगा 4/5, तो आंसर क्या आ गया जी 24/35, दिस विल बी योर आंसर। समझ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, मतलब इस टाइप के सम बहुत आते हैं पेपर में। नेक्स्ट करते हैं, अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ओके हम बना लेते हैं, एक बैग है यहाँ पर गई, एक बैग है 5 वाइट पड़ी है उसमें और 3 ब्लैक बॉल पड़ी है। 4 balls are drawn one at a time without replacement। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यार, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये रहता है कि भाई हमने जो चीज़ निकाल दी है ना, उसको दोबारा से बैग में फिल नहीं किया। मतलब एक बार जैसे कोई भी बॉल हमने निकाली है, उसको दोबारा से नहीं डाला। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो वो वाली बॉल भी कम हो जाती है और दूसरी चीज़ टोटल बॉल जो होती है ना वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक तो वो भी बॉल वो वाली बॉल जो थी जो निकाली गई है, एक तो वो भी कम हो गई और टोटल बॉल भी खत्म हो गई। ठीक है ना, आपको हो गया बिल्कुल, ये सिंपल सी बात बोली जा रही है, यही बात समझनी है पेपर में, यही बात, क्योंकि आगे जाके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में ये चीज़ मतलब बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ अ डिफरेंट कलर। क्वेश्चन समझिए, हम एक बैग में ना 5 वाइट हैं और 3 ब्लैक है, मैंने वो बना लिया। 4 बॉल्स हमने निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 4 बॉल निकालनी है और डालनी नहीं है अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। जो भी हमने बॉल निकाली वो डिफरेंट कलर की है। किस तरीके से हो सकता है, देखिए अगर मैं इवेंट को बनाना स्टार्ट करूं, किस तरीके से इवेंट बनेगा ये देखिए। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज करो मैंने सबसे पहले ना ब्लैक बॉल निकाल ली, उसके बाद कौन सी बॉल आनी चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए ऑल्टरनेट बॉल है ना, ऑल्टरनेट, उसके बाद आनी चाहिए डब्ल्यू मतलब वाइट बॉल। उसके बाद टोटल कितनी निकालनी है, 4, अभी तक की 2 निकली है। इसके बाद अगली कौन सी निकलेगी, फिर ब्लैक, इसके बाद अगली कौन सी निकलेगी, वाइट। अच्छा, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ये भी तो मैं कह सकता हूँ, और ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मेरी पहले वाइट निकल जाए, फिर ब्लैक निकले, फिर वाइट निकले, फिर ब्लैक निकले। केसेस तो दोनों पॉसिबल है, तो हम इसी तरीके से दोनों केसेस लेकर डिस्कस करेंगे और यहाँ से अब निकालते हैं। अच्छा एक और चीज़, फिर इसके बाद क्या आगा, ये सारे इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, ब्लैक बॉल ने निकलना है, व्हाइट बॉल ने निकलना है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। और है, और की जगह पे क्या आ जाता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये तो हो गया यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटीज लिखनी है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बड़ी, बहुत ध्यान से लिखना। देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, पहले ब्लैक बॉल कितनी है 3 और टोटल कितनी है 8, तो यहाँ पर आप तो लिख लोगे बड़े इजीली 3/8। नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी आएगी, आप बोलोगे 5/8, नहीं 5/8 नहीं आएगा, 5 क्या आएगा 7। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक बॉल थी हमने वो निकाल दी है और उसको अब रिप्लेस नहीं किया हुआ। ठीक है ना, रिप्लेस नहीं किया हुआ, इस क्वेश्चन को स्टार कर लो ये। नेक्स्ट चीज इनटू, इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं। अब ब्लैक बॉल कितनी रह गई हुई है, क्योंकि एक तो ब्लैक बॉल हमने ऑलरेडी पहले निकाल दी, ठीक है ना, तो 2 रह गई। और अब टोटल बॉल कितनी निकल चुकी है, टोटल बॉल 2 बॉल निकल चुकी है, एक तो ब्लैक एक तो व्हाइट। अब टोटल बॉल कितनी रह गई है 6, इस तरीके से ये आ गई। नेक्स्ट चीज व्हाइट बॉल कितनी है, अब व्हाइट बॉल 1 निकाल चुके हैं,
4 आएगा, और टोटल बॉल कितनी निकल चुकी है, 3 बॉल निकल चुकी है, तो टोटल कितनी रह गई 5। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी ये लिखी जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी है 5, और ये क्या आ जाएगा 8, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक कितनी है 3, और टोटल बॉल कितनी रह जाएगी 7, एक एक कम होती रहेगी ना, नीचे नीचे तो एक एक कम होती रहेगी। और यहाँ पर वाइट बॉल कितनी है अब नेक्स्ट वाले में 4, क्योंकि एक वाइट बॉल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन यहाँ पर कितनी निकल चुकी है, 2 निकल चुकी है, दैट मीन 6 आएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक कितनी निकल चुकी है, एक निकल चुकी है, टोटल रह गई 2, और नीचे से कितनी रह गई, नीचे से रह गई 5। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली एक देख सकते हो, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, न्यूमिनेटर सभी का सेम है ना, तो ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको काट देते हैं, जैसे 5 के साथ यहाँ पर ये 5 कट गया, ये 8 और ये 8 कट गया, ये 6 और ये 6 कट गया, ये कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी। यहाँ पर रह गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1/7, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, 1/7, समझ लग गया, बहुत ईजिली कर दिया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट करते हैं, ये भी अब इंडिपेंडेंट के ऊपर ही है, ठीक है। अ फेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, इसको ना स्टार्ट डाल लो। अ फेयर डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 बार टॉस करना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 और 6 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड 1 2 3 4 एंड ऑन द सेकंड टॉस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक इवेंट, मैं यहाँ पर इवेंट वगैरह लिखता हूँ, ए आ रहा है, ए इवेंट मैं लिख देता हूँ कि भाई ए इवेंट लिख लेते हैं कि भाई 5 और 6, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6 ऑन फर्स्ट टॉस। ऐसे ही बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 ऑन सेकंड टॉस, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए दोनों इवेंट जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। देखिए किस तरीके से 5 और 6 है, अगर मैं 5 और 6 की बात करूँ, 5 और 6 ने अपने हिसाब से आना है, और 1 2 3 4 ने अपने हिसाब से आना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पूछा गया निकालने को, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, और 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो रहेगी 4/6। कटिंग कर देते हैं, तो ये आ गया 1/3, और ये आ गया 2/2 के ऊपर काट रहे हैं ना, 1/3 और 2/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/9, दिस विल बी योर आंसर। बहुत ईजी सम था, बस ये थोड़ा सा अजीब सा था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, स्टेटमेंट बहुत छोटी थी लेकिन था इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाइस। ये सम आपके लिए, ये सम आप करोगे, ठीक है, ये सम आपके लिए, मैं आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे ये किस तरीके से करना। अ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, कंडीशन है ये, ठीक है, कंडीशनल का हो सकता है। अ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, सैंपल स्पेस बना लेना, 36 का सैंपल स्पेस बनेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, हर एक डाई के ऊपर 4 आ रहा हो, देखना आप बताना, चलो आप बताना कंडीशन का क्या है या मल्टीप्लिकेशन का है, ये आप बताओ, ठीक है। चलिए ये वाला जल्दी ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो है अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के, पहले ये वाला करते हैं ट्राई। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स है, मैंने सोचा कॉम्बिनेशन का है तो कॉम्बिनेशन भी सिखा दिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन वाले सम बहुत आते हैं प्रोबेबिलिटी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन। पता है आपको, ये पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन लगता कब है। कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हम विड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हम बेसिकली ये लगाते हैं, कॉम्बिनेशन वाली चीज़ लगाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है वो रेड कार्ड की निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है रेड कार्ड। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेड कार्ड होते कितने हैं। अब रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और ब्लैक कितने होते हैं 26, ठीक है। कितने कार्ड निकाल रहे हैं 2 कार्ड, तो यहाँ पर लेट लिख लेते हैं, लेट एक्स बी द इवेंट, एक्स के साथ लिखते हैं ना हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट एक्स बी द इवेंट, let x be the event of getting
रेड कार्ड। मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, देखिए दो कार्ड निकालने हैं, या तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है कि भाई मैं दो कार्ड निकाल रहा था, मेरे पास एक भी रेड नहीं आया, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स 0, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर पहले एक लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। और क्या आ सकता है, एक आ सकता है, या तो एक ही रेड निकल सकता है या तो दो रेड निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने पत्ते ही कितने निकाल रहे हैं, कार्ड्स कितने विड्रॉ कर रहे हैं, दो ही कर रहे हैं, तो मैक्सिमम दो तक ही जाता है एक्स की वैल्यू ना, जितने कार्ड्स निकलते हैं वहां तक ही जाती है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने पेन सिलेक्ट करना चाहिए था मेरे को, बट मैंने यहाँ पे किया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एक तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये x वाला है कॉलम, यहाँ पर मेरा लिख लेता हूँ, मैं इसके लिए लिख लेता हूँ एफ एक्स के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ भी। चलो एक बार ये आ गया, और एक आया हमारा x की वैल्यू कितनी आई है 1, और एक आई है x की वैल्यू 2। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, वो क्या आएगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, एक्स की कोई भी आपके पास रेड कार्ड नहीं आया, कोई भी रेड कार्ड नहीं आया, दैट मीन्स क्या होगा, आपके पास दोनों के दोनों जो कार्ड निकले हैं वो कौन से निकले हैं, ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पर 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से कोई भी दो कार्ड निकल सकते हैं, और टोटल कार्ड कितने थे 52C2। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका 26C2 इंटू अपॉन 52C2। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 26C2 इंटू 26C0। अब ये 26C0 क्यों लिखा है, ये लिखा है रेड कार्ड के लिए, ठीक है। अगली बात करें 1 की, यहाँ पर क्या आएगा, एक रेड कार्ड निकला 26 में से एक रेड कार्ड इंटू 26 में से एक ब्लैक कार्ड अपॉन टोटल कार्ड कितने होते हैं 52C2। अब 52C2 आएगा क्योंकि टोटल कार्ड में से निकाल रहे हैं ना, दो कार्ड तो टोटल कार्ड में से निकल रहे हैं, इसलिए ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर क्या आएगा 26C2 इंटू 26C0 अपॉन 52C2। अब ये वाला क्या है, ये वाला है, ये वाला किसको इंडिकेट कर रहा है, ये मेरे ब्लैक वाले को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला मेरा रेड वाले को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो 26C2 52C2 इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ आना चाहिए 26C2। देखो कॉम्बिनेशन को खोलने का ना सबसे सिंपल तरीका ये रहता है कि भाई आप सिंपल 26 इंटू 25 करो, यहाँ पर 2 इंटू 1 करो, ये बड़ा शॉर्टकट है ये, मतलब जितने भी नंबर लिखे हो ना 26 लिखा है 26C2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप उतने ही नंबर ना पीछे जाना, ठीक है। 26 इंटू 25 करो, अपॉन में वही चीज 2 इंटू 1 कर दो, इसको मैं समझाऊंगा आपको बाद में कभी। अपॉन नेक्स्ट चीज 52C2 है, तो ये लिखा जाएगा सिर्फ 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ये इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 26C1 है, इसकी वैल्यू होती है 26, ये आ गया 26, और यहाँ पर ये आ जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ये शॉर्टकट है ये इसका, ठीक है। अगले वाले में 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1, और यहाँ पर आ जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, इस तरीके से। इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर 2 और ये कट गया, और यहाँ पर 2 और 2 ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब आपके पास रह गया 26 इंटू 25, और यहाँ पर रह गया 52 इंटू 51, ये चीज़। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका ये जाएगा, इधर जाएगा, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर जाती है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 26 इंटू 26, और ये आ गया 52 इंटू 51, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये कट गया 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको फिर से कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे ये 26 और ये कट गया, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है 1/2, और 1/2 है 251 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये आपको दे देगा 25 अपॉन 102, ये आएगा यहाँ पर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये 26 और ये कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 52 अपॉन 100, 52 अपॉन 102, हाँ ये इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 26 था, अपॉन में 51 था, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में, ये चीज़ की है। अगली बात करूं, अगर यहाँ पर कटिंग करें तो ये आ जाएगा आपके पास ये और ये 2, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आपका ये आएगा आपका आंसर,
ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं ये x के लिए और एक प्रोबेबिलिटी के लिए और एक x की जो वैल्यू आ रही है, जैसे x और यहाँ पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एक आया 0 1 2 और यहाँ पर क्या आया, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है 25/102, यहाँ पर आया 52/102 और यहाँ पर आई है 25/102। तो ये था आपका आंसर। देखिए बहुत सिंपल सम था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, आपको ये पेपर में आता है, ये मेरे ख्याल से मैंने प्रीवियस ईयर का उठाया, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही ये सम है bad eggs wala are mixed accidentally with the 10 good ones. 3 eggs are drawn at a random without replacement from this lot from the distribution table. Find the number of bad eggs. ये कुछ इसी तरीके से है, आप ट्राई करना इस सम को, नहीं तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लगे हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए या कुछ भी चाहिए, क्लासेस के लिंक चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ये, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।